यार जेल जाना किसको पसंद है, लेकिन अगर आपको सजा मिली है तो आपके पास कोई और चॉइस तो होती नहीं है। लेकिन हर कोई आसानी से सरेंडर नहीं कर देता। पूरे चेहरे को स्याही से छिपा लेना, मर जाने का नाटक करना या फिर ऑपरेशन से अपना चेहरा ही बदल देना, पुलिस से बचने के लिए कुछ ऐसे मुजरिम सारी हदें पार कर देते हैं भाई। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से कितने क्रिएटिव क्रिमिनल्स अपनी चाल में कामयाब हो रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन मजेदार और क्रेजी तरीकों पर जिन्हें अपनाकर लोगों ने कानून से बचने की कोशिश की। कोमा का ढोंग। 2012 में अद्भुत देश वेल्स के स्वांसी के रहने वाले एलन नाइट तब परेशानी में पड़ गए जब उन्होंने डिमेंशिया से पीड़ित अपने पड़ोसी से 40,000 पाउंड चुरा लिए। ये $50,000 से ज्यादा होता है। एलन के बचने की संभावनाएं कम दिख रही थी और उसका जेल जाना तय था। उस वेल्चमैन को जेल की दीवारों से बाहर रहने के लिए किसी स्कीम की सख्त जरूरत थी। तो नाइट ने क्या हल निकाला? यार उसने ऐसी चाल चली जो सिर्फ एक डिमेंशिया के मरीज से पैसे चुराने वाला कमीना ही सोच सकता है। उसने अपाहिज जैसी बीमारी का नाटक किया और अस्पताल में भर्ती हो गया। नाइट ने कोमा में होने का ढोंग करते हुए एक पेशेंट के रूप में वहां 10 हफ्ते बिताए, जिसका मतलब है कि वो 2 महीने से ज्यादा समय तक बिना हिले रुले और अपनी आंखें बंद करके वहां पर लेटा रहा। डिस्चार्ज होने के बाद भी नाइट ने अपना जारी नाटक रखा। जब भी पुलिस उसके घर आती जिसमें वो अपनी पत्नी हेलन के साथ रहता था, नाइट अपने नकली कोमा में वापस चला जाता और अपने फर्जी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को लगा लेता। जाहिर है डॉक्टर और पुलिस इस जबरदस्त नकली झूठ का पता लगाने में कामयाब रहे, है ना? वेट, बिल्कुल भी नहीं। नाइट अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स को अपनी हालात के बारे में समझाने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि हेलन ने प्रधानमंत्री से नाइट के खिलाफ आरोपों को खारिज करने के लिए याचिका भी दायर की और उनके इलाके के पार्लियामेंट मेंबर को भी उन्होंने कन्विंस कर लिया। उन्होंने खुद इस मामले को उठाया था। अब यहाँ तक तो उनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था और एलन को गिरफ्तार होने से रोकने के लिए उन्हें बस इतना करना था कि उसे उसके नकली कोमा में रखा जाए। यार काश झूठ को आखिर में आपसे मिलने की आदत ना होती। खेल अच्छी तरह से और सही मायने में तब खत्म हुआ जब पुलिस ने एलन और हेलन दोनों को एक सीसीटीवी फुटेज में एक लोकल स्टोर में घूमते हुए देखा जो बारिश की तरह ही साफ दिखाई दे रहा था। जब एलन के कंप्यूटर की तलाशी ली गई तो दोनों के बीच वेकेशन को एंजॉय करते हुए कुछ तस्वीरें मिली। उनके झूठ के सामने आने के बाद 2014 में एलन नाइट की सजा को 2 साल और बढ़ा दिया गया, जिससे उसकी सजा का समय 4.5 साल हो गया और उस लोकल पार्लियामेंट मेंबर ने भी माना कि कोमा का दावा फर्जी था। सच और झूठ के बीच का अंतर न जानने के लिए आप उस आदमी को दोष नहीं दे सकते। आफ्टर ऑल वो एक नेता है। नकली स्पीड। तो दोस्तों आइए डेस माइनस आयोवा चलते हैं। यहाँ आयोवा स्टेट कैपिटल मौजूद है और यहाँ किम्बर्ली डू और कुछ प्रेसिडेंशियल प्राइमरी भी रहते हैं। 2005 में जब डू को तेज रफ्तार में कार चलाने के लिए रोका गया तो पुलिस ने सोचा कि जुर्माना लगाने के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। स्पीड को देखते हुए डू ने जुर्माना भरने से बचने के लिए कार दुर्घटना में खुद के मारे जाने का अजीब सा फैसला किया। डेज मोइनेज अखबार में अपनी मौत का नोटिस छपवाने के लिए उसने अपनी मां के जाली सिग्नेचर तक कर दिए। अगर किम्बर्ली नजरों से ओझल रहती तो शायद उसकी साजिश कामयाब हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होना था। मामले का खुलासा तब हुआ जब किम्बर्ली को 1 महीने बाद फिर से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के लिए रोक लिया गया। आखिर में कानून का सामना करते हुए स्थानीय वकील बॉब रिग ने बताया कि मामूली जुर्म के आरोप से बचने की कोशिश में किम्बर्ली ने एक और बड़ा जुर्म कर दिया, इसलिए उसके $500 के जुर्माने को 5 साल की जेल की सजा में बदल दिया गया था। तो भाई कम से कम इससे उसकी स्पीड पर तो ब्रेक लग गया। स्पीडिंग की बात करें तो क्यों ना लाइक और सब्सक्राइब बटन की तरफ दौड़ लगाई जाए। या टेक योर टाइम, मैं इंतजार करता हूँ। होल्ड ऑन, गुड। चलो अगले मुजरिम के बारे में बात करते हैं। प्रोविडेंशियल प्रेगनेंसी। दोस्तों जब 2011 में एक गुमनाम चीनी महिला को चोरी के आरोप में 9 साल की सजा सुनाई गई थी तो उसके लिए चीजें ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन ये कोई मामूली चोरी का मामला नहीं था। क्यों आप पूछेंगे, है ना? क्योंकि उस समय वो लेडी प्रेग्नेंट थी और इस वजह से जज ने उसे जेल के बाहर अपनी सजा काटने की इजाजत दे दी। चाइना में औरतें अगर प्रेग्नेंट होती हैं या बच्चे को पाल रही होती हैं तो उन्हें जेल से छूट दे दी जाती है। कानून कहता है कि एक नए जन्मे बच्चे का नर्सिंग पीरियड उसकी जिंदगी के पहले 12 महीनों तक चलता है, इसलिए वो औरत घर के अंदर रहने के लिए 1 और साल तक आजाद थी। अगर आप या मैं उस स्थिति में होते तो हम उस मजेदार व्यवस्था को बनाए रखना चाहते। उस औरत ने फैसला किया कि इसे जारी रखने के लिए वो हर 12 महीने का नर्सिंग पीरियड पूरा होने पर प्रेग्नेंट रहेगी। 10 सालों के दौरान उस औरत ने 5 बच्चों को जन्म दिया। ये लेडी लगभग 10 साल तक प्रेग्नेंट होती रही, जिससे उसे दूसरे जुर्म करने का भरपूर मौका मिला, लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। जब उसके 5वें नर्सिंग पीरियड के आखिर में वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकी तो वो घबरा गई। उसने जेल जाने से बचने के लिए अपना घर छोड़ दिया और काउंटी जस्टिस ब्यूरो को एक मैसेज भेजा कि वो 1 महीने के लिए दूर जा रही है और प्रेग्नेंट होने पर वापस आ जाएगी। महिला को लापता घोषित कर दिया गया और उसे पास के शहर से पकड़ लिया गया था। लेकिन वो अकेली ऐसी महिला नहीं है जिसने इस तरह की कोशिश की है। 2005 से 2015 के बीच चाइना में एक और महिला जेल जाने से बचने के लिए 10 साल में 13 बार प्रेग्नेंट हुई। कुल मिलाकर दोनों महिलाओं ने 18 बच्चों को जन्म देकर अपनी जेल की सजा को 20 साल के लिए टाल दिया। यार अब इसे कहते हैं भाई हार्ड लेबर।
डॉग डिफेंस। दोस्तों, फरवरी 2017 में यूनाइटेड किंगडम के खूबसूरत कहे जाने वाले शहर कुलम्पटन में रहने वाले जोसेफ मैकिनली को सड़क पर गुस्सा आ गया था। वो हाईवे पर एक दूसरे ड्राइवर के साथ एक खतरनाक और बेवकूफ़ी भरे ओवरटेकिंग गेम में शामिल था, जिसे बिल्ली और चूहे का खेल कहा जाता है। जब टेंशन बहुत बढ़ने लगी तो मैकिनली ने अपनी वैन की खिड़की से एक एयर राइफल लहराई, जिससे पास के ड्राइवर हैरान लगे। अब ये देखते हुए कि ब्रिटेन में पूरी दुनिया में बंदूक को लेकर सबसे सख्त कानून है, हथियारों को डिस्प्ले करना ब्रिटेन के लोगों को चौंका देता है। चलती कार की खिड़की से गुस्से में राइफल पॉइंट आउट करने की बात तो छोड़ दीजिए। जब अधिकारियों ने मैकिनली से पूछा कि उसने दूसरे ड्राइवरों को बंदूक से क्यों धमकाया, तो उसे उस दोष को किसी और के माथे मरने की जरूरत थी। तो दोस्तों, जब आप अनजाने में कुछ करते हैं, जैसे कि जोर से पादना या समय पर अपना होमवर्क देना भूल जाते हैं, तो आप आमतौर पर किस पर इल्जाम लगाते हैं? जी हाँ, अपने डॉगी पर। आप माने न माने, मैकिनली ने दावा किया कि उसके कुत्ते स्काई ने एयर राइफल को ड्राइवर सीट के फुटवेल में गिरा दिया था और उसने इसे सिर्फ एक सुरक्षित जगह पर रखने के लिए उठाया था। ये एक सॉलिड बहाना नहीं है ना? वेल, जज को भी ऐसा ही महसूस हुआ। मैकिनली को दहशत फैलाने के इरादे से एक बंदूक रखने का दोषी पाया गया और स्काई को भौंकने के लिए आजाद कर दिया गया। लेकिन आपको इसका क्रेडिट मैकिनली को देना होगा, क्योंकि इस तरह से खुद का बचाव करना वाकई अजीब था। ब्रावो जेसडी। दोस्तों, 2009 में एक सीरियल ट्रैफिक अपराधी ब्रावो जेसडी का पता लगाने के लिए एक पूरे आइलैंड में एक तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जितनी बार पुलिस ने ब्रावो जेसडी को रोका, उसने उन्हें अपना अलग एड्रेस दिया। ये एक चालाक रणनीति थी, जिसने उसे हर कदम पर पुलिस से बचने में मदद की, जिससे उसके जुर्म और जुर्माने की फहरिस्त काफी लंबी हो गई। ब्रावो जेसडी कहाँ था और वो इतने लंबे समय तक कानून से कैसे बचता रहा? ये सवाल हर आयरिश पुलिस अधिकारी के होंठों पर था। जवाब एक रहस्य रहा, जब तक कि जासूसों ने एक हैरत अंगेज खुलासा नहीं किया। तो ये पता चला कि ब्रावो जेसडी एक असली बंदा नहीं था। ड्राइविंग लाइसेंस को पॉलिश भाषा में ब्रावो जेसडी कहा जाता है। ये किसी ड्राइवर का नाम नहीं है। ब्रावो जेसडी को पुलिस के डेटाबेस में पिछले कुछ सालों में 50 से ज्यादा अलग अलग पहचान वाले व्यक्ति के रूप में बताया गया था। लेकिन ये एक रहस्य बना हुआ है कि असल में ऐसा होने कैसे दिया गया। क्या ब्रावो जेसडी एक अकेला ऐसा आदमी हो सकता था जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड और सीरियल स्पीडर था, जो सजा से बचते हुए सड़क पर खतरा बना हुआ था? शायद आयरलैंड में रहने वाले पोलैंड के लोगों को पुलिस टिकट सिस्टम में एक बड़ी खामी मिली थी, या 50 पुलिस अधिकारियों ने इस मुजरिम के ड्राइविंग लाइसेंस को देखा और गलत जानकारी दर्ज की। चाहे जो भी हो, तेज गाड़ी चलाने के जुर्माने से बचने का ये एक शानदार तरीका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक कार को सड़क पर तेजी से दौड़ाते हुए, टायर को चीरते हुए और एग्जॉस्ट पाइप को धधकते हुए देखते हैं, तो ये आयरलैंड का रोड वॉरियर ब्रावो जेसडी हो सकता है। साइलेंट सस्पेक्ट। तो दोस्तों, आइए एमरल्ड आइल को छोड़कर चाइना की तरफ रुख करते हैं। 2005 में एक लड़का जिसे सिर्फ मिस्टर झेंग के नाम से जाना जाता था, अपनी पत्नी के चाचा मिस्टर काऊ के साथ किराए को लेकर एक विवाद में पड़ गया। इस बार जब तनाव बढ़ रहा था तो वो आग बबूला हो गए थे। मिस्टर काऊ के चले जाने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि झेंग को पुलिस के आने का अंदाजा हो गया था और उसे लगा कि उसके पास भागने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने एक गूंगे भिखारी की पहचान को अपनाना शुरू किया और अपना नाम वांगुई नाम रख लिया। खैर, शायद कुछ और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन उसने कभी भी अपने फैसले पर सवाल नहीं उठाया और वांगुई के रूप में रहकर गिरफ्तारी से बचने के लिए 12 साल बिता दिए। वो हांगजो के नॉर्थ में एक छोटे से गांव में चला गया, जहां वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गया। उसने फिर से शादी की और एक बच्चा भी हुआ। अब याद रखिए कि वांगुई एक गूंगा भिखारी था, जिसका मतलब है आपने सही अंदाजा लगाया। उस व्यक्ति ने उस समय किसी से एक शब्द भी नहीं कहा जब वो भाग रहा था। आखिरकार 2017 में वांगुई की जिंदगी टूटकर बिखर गई। जब पुलिस ने एक घरेलू सर्वे किया तो उन्हें वांग के आइडेंटिटी पेपर्स की कमी को लेकर शक हुआ। उसके ब्लड और डीएनए के नमूनों की जांच के बाद उन्होंने देखा कि कथित तौर पर ये गूंगा आदमी वास्तव में 2005 के अनसुलझे हत्याकांड वाला झेंग था। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। जब पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने 12 साल बात न करने का फैसला क्यों किया, तो उसने अपना मुंह खोला और कुछ नहीं बोल सका। जी हाँ, क्योंकि उसने 10 साल से भी ज्यादा समय से अपनी वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। वो खराब हो गई थी। अब वो सच में गूंगा था। यार, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इस घटना ने मेरे तो सच में बोलती बंद कर दिया यार। नशे में घोड़ा। दोस्तों, साउथ कैरोलिना की ट्रेसी नादिन एलेनबर्ग पिकन्स काउंटी में वीकेंड पर अकेले कुछ अच्छा समय बिता रही थी, जैसा कि हम सबको कभी कभी करना चाहिए। और अच्छे समय से मेरा मतलब है कि वो एक एडल्ट एक्टिविटी में मशरूफ थी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ड्रिंक्स और बोतलों और भयानक गलतियों वाली। समझ गए ना आप? गुड। वेल, सिर्फ एक ही चीज थी जो ट्रेसी के उस मजेदार समय को और भी बेहतरीन बना सकती थी, और वो थी उसके बॉयफ्रेंड की मौजूदगी, जो शहर की दूसरी तरफ 6 मील की दूरी पर रहता था। फिक्र मत कीजिए, वो वहां गाड़ी चलाकर नहीं गई थी, सवार होकर गई थी। जी हाँ, ट्रेसी ने अपने पड़ोसी के घोड़े को चुरा लिया था और उस पर सवार होकर 6 मील के उस रास्ते की तरफ चल पड़ी। लेकिन इसी वजह से दहशत फैल गई। ट्रेसी दाएं बाएं बेतहाशा लहराते हुए जा रही थी। एक परेशान राहगीर ने पुलिस को खबर कर दी, जिसने ट्रेसी को रोका और उससे पूछा कि क्या चल रहा है। इस परिस्थिति में खुद को फंसे देखना उलझन भरा है। यार, अब आप नशे में हो, चोरी किए हुए घोड़े पर सवार हो और पुलिस ने आपको घेर रखा हो, तो आप क्या करेंगे? वाकई जरा सोच कर देखिए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ।
मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। वेल, अगर आप अपने बजाय घोड़े को इल्जाम देने के बारे में सोचते हैं तो ट्रेसी और आप में बहुत कुछ कॉमन है। ट्रेसी हैरान थी, उसने दावा किया कि वो नशे में नहीं थी, घोड़ा नशे में था। खैर, ये लीजिए, उसके इस बर्ताव के लिए उस पर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन घोड़े के मालिक ने शिकायत दर्ज न करने का फैसला किया, ये साबित करते हुए कि दुनिया में अभी भी अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग मौजूद हैं। मार्क अ मास्क। दोस्तों, 2009 में शुक्रवार की रात को पुलिस को एक कॉल आया जिसमें दावा किया गया था कि दो लोगों ने कैरोल, आयोवा में एक व्यक्ति के घर में घुसने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने एक गाड़ी को रोका जो उन्हें मिले डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती थी, तो उनकी मुलाकात मैथ्यू एलन मैकिनली और जॉय ली मिलर से हुई। उन दोनों ने बहुत ही अजीब सा भेष बनाया हुआ था। मैकिनली और मिलर ने आमतौर पर एक चोर की पहचान को छुपाने वाली स्की मास्क या स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करने के बजाय अपने चेहरे को परमानेंट मार्कर से छुपाकर एक क्रिएटिव मास्क बनाया था। इसका नतीजा मजेदार था और वाकई इनक्रेडिबल था। पुलिस चीफ ने खुद कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि यह स्टंट बेहद अजीब और शानदार ढंग से मजाकिया था। जब उन्होंने जेल की कोठरी में कदम रखा, आप कह सकते हैं कि मैकिनली और मिलर के चेहरे सिर्फ पेन से नहीं बल्कि आंसुओं से भी ढके हुए थे। जुड़वा मुसीबत। दोस्तों, 2009 में जुड़वा भाइयों सतीश और सबरीश राज पर अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मामले में बहुत संगीन जुर्म का आरोप लगाया गया था। सतीश और सबरीश मलेशिया से थे, जहां पूरी दुनिया में ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग को लेकर बहुत ही सख्त कानून है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह के गलत लेन देन में शामिल हो जाते हैं और मलेशिया सरकार को इसके बारे में पता चल जाता है तो खुद को जल्लाद के फंदे का सामना करते हुए देखना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन जब सतीश और सबरीश के मामले की बात आई तो ये इतना आसान नहीं था। हालांकि उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही उस अपराध के लिए जिम्मेदार था और पुलिस उनमें फर्क नहीं बता सकी। जुड़वा भाई बहनों का डीएनए भी एक जैसा होता है, इसलिए घटनास्थल से लिए गए डीएनए के सबूतों ने भी उन्हें यह पता लगाने में मदद नहीं की कि कौन सा डीएनए किसका था। दोनों को इस उम्मीद में गिरफ्तार किया गया था कि उनमें से एक कड़ी पूछताछ करने के बाद अपने जुर्म को कबूल कर लेगा। लेकिन उन जुड़वा भाइयों को यह एहसास हुआ कि चल क्या रहा था और उन्होंने इस धोखे को जारी रखने का फैसला किया। लेकिन जज को यकीन हो गया था कि उन दोनों में से एक ही दोषी है, पर वो गलत बंदे को फांसी पर चढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अपनी पहचान न बताने पर सतीश और सबरीश बरी कर दिए गए। मुझे लगता है कि शरारती जुड़वा ये साबित करते हैं कि जुड़वा भाई बहन सच में काम आ सकते हैं भाई। लुनार लॉ ब्रेकर। दोस्तों, हमारी केसबुक में अगले मुजरिम ओहायो के शेफील्ड टाउनशिप में मिस्टर थॉमस स्टूप हैं। साल 2011 में 20 साल का स्टूप नशे में था और टिम्बर रिज कैंप ग्राउंड में हॉलिडे मेकर्स के साथ लौट रहा था। स्टूप ने अपने नशे में एक कुत्ते के पिंजरे को लात मारी थी, जिससे डर कर एक बंदे ने पुलिस को बुला लिया था। जब डेप्यूटी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टूप चाकू, तलवार और दूसरे धारदार हथियारों से भरे ट्रेलर में बेहोश पड़ा हुआ था। ये बात किसी को भी डराने के लिए काफी होगी, लेकिन हालात एक सुपर नेचुरल मोड लेने वाले थे। जब स्टूप को जगाया गया तो वो अधिकारी पर चिल्लाया और जोर से रूसी भाषा में बात करने लगा। उस शाम अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए स्टूप ने दावा किया कि वो 1 साल पहले जर्मनी गया था और एक भेड़िए ने उसे नोच लिया था। तब से उसने दावा किया कि पूर्णिमा के दिन वो एक शैतान और खतरनाक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उस शाम के उस एग्रेसिव बिहेवियर को वो सही ठहराता है। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? स्टूप का बहाना एक हॉरर फिल्म के लिए एक शानदार कहानी तो हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं पुलिस ने इसको नहीं माना। इसकी वजह वेयरवुल्फ सही मायने में नहीं होते हैं बेवकूफ़ों। तो मुझे यकीन है जब स्टूप को हिरासत में लिया गया पुलिस को उसका मजाक उड़ाने में बहुत मजा आया होगा। वेल, उन्होंने ऐसा किया होगा अगर उन्होंने उसके पासपोर्ट की जांच नहीं की होती और इस बात का सबूत नहीं देखा होता कि स्टूप सच में 1 साल पहले जर्मनी गया था। भाई, मैं किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन मान लीजिए कि अजीब चीजें हुई थी, जैसे भेड़िए की आवाज आऊ। गैंगस्टर घोस्ट। दोस्तों, सीसीटीवी के जमाने में मुजरिमों को अपना भेस बदलने के लिए काफी क्रिएटिव होना पड़ता है। अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं, जैसे कि चाइना के क्वानझोउ शहर का ये आदमी, तो आप कैमरे से बचने के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करके जा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आखिरी समय में खुद को जल्दबाजी में फैसला लेते हुए पा सकते हैं। इस वीडियो में चोर को बिना भेस बदले बिल्डिंग में आते हुए देखा जा सकता है। वो सीसीटीवी कैमरा देखता है और महसूस करता है कि उसे अपनी पहचान छुपानी होगी। फिर वो वापस जाता है और 20 मिनट के बाद इस तरह के कपड़े पहनते हुए लौटता है। वी सी द घोस्ट डिस्गाइज। ओह, डरावना। मैं सोच रहा हूँ क्या सिक्योरिटी गार्ड को ये लगा होगा कि ये बिल्डिंग भूतिया थी। और ये क्लियर कर दूं कि ये चोर सिर्फ एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था, या उसे घुसपैठिया कहें, क्योंकि उसने उस घर से कुछ नहीं चुराया था। ये एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम के रूप में तो काम कर सकता है, लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही फनी लग रहा है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, उससे पूछताछ की और कई दूसरे जुर्म कबूल करने के बाद उस चोर को गिरफ्तार कर लिया। भाई, ये लड़का अब और कुछ नहीं चुरा सकता। तो दोस्तों, हमारी अगली कहानी क्रिस्टोफर बैडमैन की है। जी हाँ, यही उसका असली नाम है और वो वेल्स में ब्रिजन का रहने वाला है। इस शहर में होने वाला एल्विस फेस्टिवल देश के इस हिस्से में साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। हर साल किंग्स ऑफ रॉक सैकड़ों की संख्या में वेल्स शहर में आते हैं, सेवन ब्रिज को पार करते हुए, जहां वो रॉक एंड रोल म्यूजिक के प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर बैडमैन की
तरह खुराफाती दिमाग वाले कुछ लोग हमेशा कहीं चोरी छिपे घूमते हैं। एक होटल में इतने सारे एल्विस की मौजूदगी ने बैटमैन के मन में कुछ महंगी चीजें लूटने के लालच पैदा कर दिया। पहले वाले उस चोर से उलट बैटमैन भेस बदल कर आया था। बैटमैन अपने सिर पर प्लास्टिक की थैली रखकर गलत इरादे से कॉरिडोर में घूम रहा था जब एल्विस के हमशक्ल मरीन होटल में शांति से सो रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस का दावा है कि बैटमैन का रियूजेबल 10 सेंट का मास्क मददगार साबित हो सकता था अगर उसने लेंस के पास खड़े होकर सीधे कैमरा में देखने का फैसला न किया होता। जाहिर है उसके बाद उसके राज का पता चला और क्रिस्टोफर बैटमैन बिल्डिंग छोड़कर भाग निकला। कॉस्मेटिक बदमाश। दोस्तों, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में लुइस कार्लोस दा रोचा नशीले ड्रग्स के कारोबार का सरगना था जिसे व्हाइट हेड के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये उस बहरूपिये की सिर्फ एक शुरुआत थी। 2017 में जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास $102 मिलियन की प्रॉपर्टी थी। गिरगिट की तरह भेस बदलकर वो 30 सालों तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। उसने बार बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि पुलिस उसे पहचान ना पाए। उसकी ये चाल दोनों बार कामयाब रही क्योंकि अधिकारी दोनों बार दारोचा को पहचान नहीं सके और उसे जाने दिया गया। 30 सालों की तलाश के बाद पुलिस को दारोचा और विटो लुइस डी मोरिन्स के बीच काफी कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया। चेहरे की कुछ तस्वीरों की फॉरेंसिक जांच करने के बाद अधिकारियों ने महसूस किया कि मोरिस ही कुख्यात दारोचा था जिसके चेहरे पर थोड़ा ज्यादा सिलिकॉन था। दारोचा को 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, तो भाई हर चेहरे के लिए लगभग 17 साल। धोखेबाज बुढ़िया। दोस्तों, पुलिस को चकमा देने का एक तरीका यह है कि आप अपना रूप बदल लें, लेकिन अपनी उम्र बदलने के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये तो नहीं कह रहा कि भगोड़े मुजरिम बच्चों के साथ रहकर सजा से बच जाते हैं। दरअसल चाइना के हिनान में इसका उल्टा हुआ था। जब 40 साल की एक गुमनाम महिला पुलिस से भाग रही थी तो वो एक टैक्सी में बैठी और हनान से लगभग 40 मिनट की दूरी पर एक छोटे से गाँव मोपाई के लिए एक बस में सवार हो गई। महिला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसका पीछा कर रही थी। जब महिला को पकड़ा गया तो पुलिस को उसके रंग रूप में कुछ गड़बड़ी नजर आई। इनफैक्ट वो पूरी तरह से अलग दिख रही थी। अपने बालों को छोटा करके और सफेद रंग में रंगकर वो एक बूढ़ी औरत के रूप में खुद को प्रेजेंट कर रही थी। उसने अपना रूप पूरी तरह से बदल दिया था। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुछ अजीबोगरीब भेष देखे हैं, लेकिन अपने बालों को काटना, बालों को सफेद करना और एक तरह की बूढ़ी दादी के रूप में दिखना अभी तक का सबसे पागलपन भरा काम हो सकता है। लेकिन बाज की निगाह रखने वाले पुलिस ऑफिसर इससे मूर्ख नहीं बने और उस महिला को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। अगली बार अगर वो सच में लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि वो बूढ़ी हैं, तो मैं कहूंगा कि उसे एक मोटा चश्मा पहन लेना चाहिए, टीवी जोर से चालू कर लेनी चाहिए और शिकायत करना शुरू कर देना चाहिए कि अब वो पहले की तरह चीजें नहीं बनाते हैं। मॉसमैन। दोस्तों, दुनिया भर में कई दिलचस्प म्यूजियम हैं, लेकिन उनमें से सभी तुरंत आपका ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओरेगन रॉक म्यूजियम। अब ये समझ में आता है कि आप एक बेजान रॉक म्यूजियम में जितना हो सके दूर रहना चाहते हैं, लेकिन ग्रेगरी लियास्कोस का ये नजरिया नहीं था और जैसा कि आप देखने वाले हैं, वो अंदर जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक सुबह रॉक म्यूजियम के एक वर्कर ने बिल्डिंग की दीवार में एक बड़ा छेद देखा जिसे चुपके से वहां खोदा गया था। जासूसों को बुलाया गया और एहतियात के तौर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए, लेकिन ये पता चला कि उन्हें इन सावधानियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अब आपने अंदाजा लगाया होगा कि ये छेद ग्रेगरी लियास्कोस का काम होगा। जब कर्मचारियों ने म्यूजियम के बाहर बगीचों से एक चीख सुनी तो ये जाहिर था कि लियास्कोस ही इसके लिए जिम्मेदार था। चीख की आवाज के बाद जासूसों ने लियास्कोस को बगीचे में पड़ा हुआ पाया। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। लियास्कोस ने पेड़ पौधों के साथ घुलने मिलने के लिए इस अजीब पोशाक में खुद को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे एक कुत्ते ने सूंघ लिया था जिसने उसे ढूंढ लिया और उसके पैर को काट लिया था, जिससे उसकी चीख निकल गई। दीवार में छेद और चौंकाने वाली कॉस्ट्यूम के साथ लियास्कोस की स्कीम फेल होती हुई दिखाई दी। मॉसमैन को शहर की जेल में कैद कर दिया गया था और अगले दिन रॉक म्यूजियम फिर से खुल गया। ये सब आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर लियास्कोस का उन पत्थरों के साथ क्या करने का इरादा था। वेल, उसकी कॉस्ट्यूम को देखते हुए शायद वो उन पत्थरों को एक और भेष बदलने के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा बना रहा था। कचरे के डब्बे में पनाह। दोस्तों, अगर आप कभी ओरेगन के बैंड में वॉलमार्ट गए हैं तो आपको पता होगा कि ये अमेरिका के किसी भी दूसरे वॉलमार्ट की तरह ही है। लेकिन 5 जुलाई 2019 को ओरेगन के बैंड के वॉलमार्ट में कुछ टीन एज लड़कों से जुड़ी एक आपराधिक घटना हुई थी। तो बैंड के इस छोटे से शहर में 13 से 15 साल के इन लड़कों ने क्या जुर्म किया था? चोरी। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं थी, उन्होंने पोकेमोन कार्ड चुराए थे। एक स्थानीय स्कूल अधिकारी द्वारा सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान किए जाने के बाद लड़कों ने कुछ दिनों बाद वॉलमार्ट में लौटने की भयानक गलती कर दी। लेकिन इस बार पुलिस को पता था कि उन्हें किसे ढूंढना है और फिर हुआ पीछा शुरू। चोरी किए हुए पोकेमोन कार्ड्स को लेकर लड़कों ने भागना शुरू कर दिया। उन लड़कों में से एक ड्राइववे की तरफ चला गया और जब पुलिस वाले ने उसका पीछा किया तो उसने कूड़ेदान में कूदकर उससे बचने का फैसला कर लिया। उस कूड़ेदान के अंदर बेहद गर्मी और बदबू होगी क्योंकि उस दिन का तापमान था 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। लड़के के पीछे दौड़ता हुआ पुलिस वाला सीधे उसके पास से गुजरता है। वो दूसरे बच्चों से पूछता है कि वो किस तरह भागा और बिना शक किए आगे निकल जाता है। जब सब कुछ ठीक हो गया तो लड़का धीरे से कूड़ेदान से बाहर निकला और चुपचाप चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
दुख की बात है कि उसकी इस कोशिश के बावजूद उसका पता लग गया और 1 घंटे बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और सोचा जाए तो सच में एक कूड़ेदान में छुपकर वो जेल की सजा से लगभग बच गया था। तो दोस्तों, आपकी राय में से किस मुजरिम ने कानून से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपनाया और क्या आपको लगता है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा सजा का हकदार था? आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और हाँ, मुसीबतों से दूर रहिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।